नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे नहीं सुधरे तो भुगतना होगा अंजाम की। जी हाँ, लॉकडाउन पार्ट 3 का आज पहला दिन था। पहले दिन तमाम ऑफिसेस खोल दिए गए हैं और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए औद्योगिक घरानों को भी इजाज़त दे दी गई है। क्योंकि अब तक जान बचाने की कवायद की जा रही थी, जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। अब जहान बचाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि जान बचाने के लिए जो हमने 40 दिन की कुर्बानी दी है, जो 40 दिन हमने कमाया था, कहीं उसको तीसरे लॉकडाउन में गंवा ना दें। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ बाहर निकलती हुई नजर आई, लोग घरों के बाहर निकलते हुए नजर आए और बेतरतीब से लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किए अपने काम पे निकल पड़े और तांता लग गया, जाम लग गया, भीड़ लग गई। हम चाहे नोएडा की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, सूरत की बात करें, बड़ौदा की बात करें, कर्नाटक की बात करें, कई जहां भी हम देखते हैं भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी, सब तरफ भीड़। और क्या होगा, क्या हमें अंजाम भुगतना होगा, और अंजाम भुगतने के लिए हमें यूं भी तैयार रहना होगा, क्योंकि जो हॉट स्पॉट एरिया है, जो सुधर नहीं रहे हैं, जहां लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, वहां अब केंद्र सरकार अपनी टीम भेजेगी। 20 जिलों में केंद्र सरकार ने अपनी टीमें भेज दी हैं और वहां पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों से यह टीम अपना तारतम्य बनाएगी और उनको सुझाव देगी। इसके बाद और भी जिले अगर नहीं सुधरे, हॉट स्पॉट में कन्वर्ट हुए, रेड जोन में आए, तो वहां भी केंद्र सरकार अपनी टीम भेजेगी। इतना ही नहीं, अगर ऑरेंज जोन से निकल करके रेड जोन में आते हैं तो आपको मिलने वाली सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हम कह रहे हैं सुधर जाइए, और अगर नहीं सुधरे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। अंजाम पहला कि आप रेड जोन में अगर आए तो आपकी सारी सुविधाएं समाप्त, आपको घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा। और इससे भी बड़ा नुकसान जो हमने 40 दिन कमाया है उसको हम गंवा देंगे, और अगर हमने वो गंवा दिया तो यकीन मानिए बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, मुसीबत में पड़ जाएगा, देश मुश्किलों में पड़ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुधर जाएं हम, और अगर नहीं सुधरे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए और समझिए इसकी गंभीरता को, और उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे अगर इसका पालन न हुआ तो कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 40,000 से ज्यादा हो गई है। इस महामारी में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में कुछ ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन जिलों में लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब देश के 20 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में अपनी टीम को तैनात करने का फैसला लिया है। तस्वीर साफ है, तीसरे लॉकडाउन में लापरवाही भारी पड़ सकती है। देश में पीएम मोदी लगातार कोरोना संकट से जूझ रहे देशों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अब कोरोना हॉटस्पॉट के लिए नई रणनीति बना रही है। केंद्र अपनी टीमों को राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की सहायता के लिए तैनात कर रहा है। ये टीमें राज्य स्वास्थ्य विभाग में तैनात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करेगी। साथ ही टीमें कोरोना के मरीजों के इलाज से संबंधित सुझावों में भी अपना योगदान देगी। इतना ही नहीं, कोविड-19 अस्पतालों का दौरा भी ये टीम करेगी। मुंबई, पुणे, ठाणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, इंदौर, भोपाल, जयपुर, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, कोलकाता, कुर्नूल, कृष्णा, गुंटूर, दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में केंद्र की टीम कोरोना की तैयारियों की तैनात रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक
स्वास्थ्य मंत्रालय टीमें कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम को लेकर राज्यों में स्वास्थ्य विभाग की मदद करेगी। 2 मई को जारी एक ज्ञापन के अनुसार ये टीमें संबंधित जिलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव को रिपोर्ट करेंगी। टीम कोरोना पर नियंत्रण के उपायों के कार्यान्वयन में राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की सहायता करेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के विशेषज्ञ इस टीम का हिस्सा होंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 1306 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। तीसरे लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे कोरोना के खिलाफ 40 दिनों से जारी जंग पर पत्ता लगा दिया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कई राज्यों में, कई शहरों में केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर अब भी लोग नहीं सुधरे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, अंजाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि जितना हमने कमाया है वो हम गंवा न दें, इस पर हमें चिंतन मनन करना होगा। और आज जिस तरह से पूरे देश की तस्वीरें सामने आई, उससे तो यही लगा कि हमने जो कमाया था वो हम गंवाने जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। राम निवास यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। और प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रभात जी। और साथ साथ में डॉक्टर अभिषेक शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चिकित्सक हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी। 2 खास मेहमान हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। राजीव द्विवेदी कांग्रेस के नेता हैं, स्वागत है आपका राजीव द्विवेदी जी। और मोहम्मद इमरान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे डॉक्टर अभिषेक शुक्ला का। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, जिस तरह से भीड़ बाहर आज निकली अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग कारणों से, क्या लगता है कि जो हमने 40 दिन में कमाया था, बड़ी मुश्किल से कमाया था, हार्ड अर्न मनी कह सकते हैं इसको, क्या हम इस तरह से गंवा देंगे? जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो कोरोना की महामारी चल रही है, एक एपिडेमिक की तरीके से देश इस समस्या से जूझ रहा है और बड़ी मात्रा में लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। बीमारी में ये देखा गया है कि जो मरीज़ क्रिटिकली इल हो रहे हैं उनमें 5 वाइटल ऑर्गन्स होती हैं, जिनमें कमी आ जाने के कारण आदमी शॉक सिंड्रोम या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। 5 जो वाइटल ऑर्गन हैं वो हार्ट, लंग, लिवर, किडनी और ब्रेन हैं। तो जैसे कि आज आपने सवाल उठाया, क्या इस समय पे शराब की दुकानें खोलना ज़रूरी था? तो इसमें एज अ चिकित्सक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, बड़ी मात्रा में शराब पीते हैं, उनको एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर डिजीज़ नाम की बीमारी होती है। तो यदि ये लोग इस समय पे अधिक शराब का सेवन करेंगे तो इससे इनमें लिवर से रिलेटेड बीमारियां बढ़ेंगी। और यदि इनका एक्सपोजर होता है किसी ऐसे व्यक्ति से जो कोविड पॉजिटिव है, तो इनमें कोविड के इन्फेक्शन के चपेट में आने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसके बाद यदि इनको भर्ती होना पड़ता है या क्वारंटाइन में जाना पड़ता है, तो जो शरीर का अपना सिस्टम है या मैकेनिज्म है वो क्योंकि कमज़ोर है और कमज़ोरी के कारण, शराब के कारण और कमज़ोर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसे पेशेंट्स में जो आउटकम होगा वो आउटकम थोड़ा सा और ग्रिम हो जाएगा। और ऐसे कठिन समय पे शराब की दुकानों को खोलने में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। सरकार को अपने इस डिसीजन को, इस फैसले को फिर रिकंसिडर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कम से कम लॉकडाउन की अवधि में अगले 14-15 दिनों के लिए शराब की बिक्री पे रोक लगा देनी चाहिए। चलिए, आपने पूरा फोकस शराब पर किया, जबकि मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि तमाम अन्य कारणों से भी लोग बाहर निकल आए हैं। राम निवास यादव जी का रुख करेंगे। राम निवास जी, जिस तरह से सूरत में श्रमिक बाहर निकल आए और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर दी, पुलिस वालों ने पलट के लाठी चार्ज किया, तमाम अन्य जगह पर भी अलग अलग कारणों से लोग निकल आए। हरियाणा में लोग हरियाणा में इतने लोग निकल आए कि जाम लग गया, जबकि वहाँ परमिशन थी। तो लगता है कि
कहने का मतलब ये कि जो हमने बहुत मुश्किल से 40 दिन का कंट्रोल करके बहुत मुश्किल से ये सब चीजें कमाई थी और मॉर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ बहुत कम थी, अगर हम नहीं सुधरे तो ये दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। जी प्रदीप जी, बहुत निश्चित ये है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो बड़ी समस्या आएगी। जिस तरह से पूरा देश 40 दिनों से लॉकडाउन में है और लगातार सपोर्ट कर रहा है, कुछ छोटी मोटी घटनाएं छोड़ दीजिए जी और लगातार सपोर्ट कर रहा था, कुछ कारणों से आज कई जगह भीड़ लगी, जैसे कहीं शराब की दुकान खुली, कुछ दुकानों को खोला गया, उसमें लोग एकदम से भगे और जाके भीड़ लगा दी। ये निश्चित रूप से अगर हम अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए घातक है। जिस तरह पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं और उससे हमारा भारत कहीं न कहीं अपने आप संभाले रखे हुए है, और भारत सरकार, प्रदेश सरकार, सारी सरकारें मिलके और डॉक्टर्स, नर्स, सारे लोग मिलके जिस तरह देश को बचा के रखे हैं, अगर हम सब थोड़ी सी गलती कर देंगे तो निश्चित रूप से स्थिति भयावह होगी। फिर वो स्थिति अन्य देशों की तरह हो जाएगी, जिस तरह अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, पेरिस में है, इटली में है। जी तो कम से कम हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, तो खासकर मीडिया समाज जिसको पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है, उनके माध्यम संदेश जाना चाहिए कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, बिल्कुल लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है, और अगर लड़ती हुई लड़ाई को अब बीच छोड़ देंगे तो निश्चित रूप लड़ाई घातक हो जाएगी। इसलिए हम सबको भी सोचना चाहिए और सभी लोगों से हम सबको आग्रह करना चाहिए कि लॉकडाउन जिस तरह का पूरे देश में लागू है उसका पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण फैलाने की बीमारी है और ये बीमारी का भी इलाज नहीं है। सरकारें, तमाम वैज्ञानिक इलाज खोज रही हैं और सब लोग प्रयासरत हैं इसमें। इसलिए हम सबको अपने आप को बचाए रखना है, तभी हमारा देश बचेगा। और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए जी कि हम सबको अपने आप में सुधार लाना चाहिए और जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बना है अब तक, उसको आगे बनाए रखना चाहिए। ठीक, वातावरण बनाए रखें। जब जो हमने संयम दिखाया था वो संयम को बरकरार रखना पड़ेगा, संयम को नहीं, धैर्य नहीं छोड़ना होगा। ये है, यही हम शायद हमारा आज का मंतव्य भी है। राजीव द्विवेदी जी जुड़े कांग्रेस के। राजीव जी क्या कहेंगे आप, आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी हेलो हेलो राजीव जी क्या आपको आवाज मिल रही है? जी जी प्रदीप जी, हेलो। आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, सरकार का जो ये आदेश आया है और सरकार ने जो ये किया है, हम इसका पूर्णतया विरोध करते हैं। पूर्णतया जो है इसको बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना डिसीजन मानते हैं जो इन्होंने लीकर शॉप की अनुमति दी है। ये सरकार को कतई नहीं देनी चाहिए थी और इससे कई तरह की दिक्कतों का सामना आगे चल के सरकार को ही करना पड़ेगा। और सरकार की ये जो गैर जिम्मेदाराना जो इनका ये कार्य है, इसको सरकार को ही इसका सारा जितना भी गलत प्रारूप है उठाना पड़ेगा। अब इसमें कई तरीके की बातें आएंगी। एक तो बात आएगी कि सरकार का जितना भी रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, क्या वो लीकर शॉप से ही पूरा होना है? ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने खोल के भीड़ को बढ़ावा दिया है और इन्होंने घरेलू हिंसा और तमाम मोटर एक्सीडेंट और तमाम तरीके की चीजों का वायलेशन इन लीकर शॉप को खोल के पैदा होगा और कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी। लोग मानेंगे नहीं, पुलिस को डरेंगे नहीं। और जब आदमी एक शराब का इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी दशा और दिशा क्या होती है, ये सभी लोग, जितने भी चैनल्स पे लोग बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि सरकार इस फैसले को वापस ले और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो कोरोना की टेस्टिंग किटों को बढ़ावा देकर हमारे कानपुर से कम जो रेड जोन में हमारा जोन है वो ग्रीन जोन में हो, और तभी जाके हम सब लोग इस वायरस से बच सकते हैं।
ठीक है, मोहम्मद इमरान, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? जिस तरह से देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से लोग बाहर निकल आए, भीड़ एकत्रित हो गई, प्रदीप जी, क्या कहेंगे उसके लिए आप? प्रदीप जी, जो आप अलग अलग बातें बता रहे हैं, वो लोग जो निकले हैं वो मजबूरी में निकले हैं। लेकिन जो ये सरकार का जो फैसला शराब बिक्री वाला है, आज तक जितनी मेहनत हम सब ने मिल के करी है, जितनी भी मेहनत करी है, जितनी भी हमारे मुल्क के लोगों ने करी, हमारे प्रदेश के लोगों ने करी, सरकार के एक गलत फैसले ने उस सब पे पानी फेर दिया है। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि तत्काल जो ये शराब बिक्री का किया था उसको तत्काल कैंसिल करके उस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। आप समझ लीजिए जो हालात आज हमारे शहर के हुए हैं, जो हमारे कानपुर के हालात हुए हैं, हम आपको बता दें कि एक दुकान पे 200 लोग भीड़ लगाए हुए हैं। मतलब वो हालात हैं कि पुलिस क्या करेगी, पुलिस कितना काम करेगी? आप भी बताइए, हमारे यहाँ कम से कम कानपुर में 19 या 20 तो पुलिस वाले पॉजिटिव आ गए, उनकी भी तो जिंदगी है, कितनी ड्यूटी करेंगे? सरकार ने जो ये फैसला किया है बिल्कुल कतई गलत है, हम इसका खिलाफ हैं और हम चाहते हैं सरकार इसको तत्काल वापस करे। ठीक है, आएंगे आपके पास में भी। प्रभात त्रिपाठी जी करेंगे। प्रभात त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप? जो भीड़ निकल के आई है बाहर, जो सब जगह देखने को मिली, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? देखिए प्रदीप जी, जो आपने सवाल उठाया कि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन मैं एक चिंता व्यक्त कर रहा हूं अपने पहले ही दौर में कि जो एग्जिट प्लान केंद्र सरकार का होना चाहिए था, ये लॉकडाउन थर्ड जरूर है लेकिन मैं इसको एग्जिट प्लान 1 के रूप में लेता हूं। और एग्जिट प्लान 1 थोड़ा सा आज सुबह से दुर्भाग्य हो गया कि शराब पे ही केंद्रित हो गया, पूरी खबर शराब पे ही केंद्रित हो गई। शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए, ये हर व्यक्ति कहेगा और इसका समर्थन हम भी करेंगे, लेकिन हम दूसरे पहलू को नहीं देख रहे हैं कि जो एग्जिट प्लान 1 केंद्र सरकार का था वो क्या वाकई में कामयाब हुआ। देखिए, मैंने आपकी डिबेट में कहा था लॉकडाउन लगाना आसान है, लेकिन एग्जिट प्लान आपको लॉकडाउन खोलना बहुत कठिन पड़ेगा। अभी तो ये पहला दौर है ये, और गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन बने हुए हैं। लेकिन देश में जिस तरह लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगा और संपूर्ण लॉकडाउन क्या खुलेगा, सवाल चिंता इस बात की है। आपने भी इस बात को बताया है कि सितंबर तक ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, ये अदृश्य जो वायरस है, ये वायरस खत्म करने की वैक्सीन अभी तक नहीं बन पा रही है, अभी तक हमारे पास पीपीई किट नहीं आ पा रही है। और जो लॉकडाउन एग्जिट हमने करने का प्लान आज से बनाया था, वो खबरें डाइवर्ट हो गई। आज शराब की दुकानों पे पूरे केंद्रित होकर जो खबरें जानी चाहिए थी, क्या मजदूरों को जो छोटे एंसलरी जो हमारी फैक्ट्रीज थी, क्या वो चालू हो पाई? जो हम जान को बचाने के लिए जहान की चिंता कर रहे हैं, देखिए जान बचाने के लिए हमने 40 दिन लॉकडाउन रहा और कहीं कोई हाई तौबा नहीं मची। 40 दिन बाद आज जो पहला दिन हो रहा है, हाई तौबा शुरू हो गई, क्योंकि हमारा एग्जिट प्लान पूरा सुनियोजित नहीं था, हमने उसको सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आज अगर ये शराब की दुकानें आप ना खोलते तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, मंदिरों के कपाट नहीं खुले हैं, लेकिन आज पहले दिन क्या जरूरत थी कि शराब की दुकान खोल दी गई? नहीं खोलनी चाहिए थी। जब गाइडलाइन हम बना रहे थे तो इसमें हमें यह देखना चाहिए था कि शराब की दुकानें खुलेंगी तो एकदम से पैनिक होगा, लोग एकदम से जो 40 दिन बंद थे वो बाहर आएंगे सड़कों पे, तो हमें सड़कों पे रोकने के लिए उसका भी एक प्लान बनाना चाहिए था। आज सुबह 6 बजे से दुकानों पे भीड़ लगी है, आपने देखा होगा प्रदीप जी, कल शाम से ही लोग घेरा बनाने लगे थे शराब की दुकान के बाहर। अरे शराब क्या हमारी जिंदगी के लिए, आम जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है, खाने के लिए रोटी। हमें आज जो लॉकडाउन एग्जिट प्लान खुला था वो सिर्फ इसलिए कार्यालय खुले, हमारे अर्थव्यवस्था की और भी चीजें आगे जाएं। ये नहीं कि आबकारी विभाग से ही हमें अपना एक जहान बचाना है, हमारे जहान और भी चीजों से बच रहा था, तो वो खबर डाइवर्ट हो गई पूरी। और निश्चित तौर पे मैं पहले दौर में कहूंगा केंद्र सरकार को रिव्यू करके शराब की दुकानें लगभग जुलाई तक बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, आपने कहा कि ये दिक्कत पेश करेगी और इसके लिए दूसरे कारणों से मरीज ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो पूरी तरीके से एडिक्टेड हैं और बिना इसके रह नहीं सकते? आप जान करके आपको हैरानी होगी कि जो हमारा सैनिटाइजर है लोग उसका तक इस्तेमाल करने लगे पीने के लिए। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए
जो ड्रग डी एडिक्शन या अल्कोहल डी एडिक्शन होता है, जी। तो उसमें भी हम लोग यही सलाह देते हैं कि यदि कोई आदमी शराब छोड़ना चाहे और 6 से 8 हफ्ते तक यदि उसको हम लोग ड्रग या अल्कोहल से अलग रखते हैं, जी। तो यदि वो अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर ले तो ये समय ऐसा होता है कि इसके बाद अगर बहुत सारे लोगों की लत भी छूट जाती है। नहीं, तो विड्रॉल का पीरियड 8 हफ्ते का होता है। हाँ, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो होता जी, है, जी। तो इस समय ये बहुत अच्छा मौका सरकार के पास और लोगों के पास जो इस गलत लत से बचना चाहते हैं वो भी था कि हम लोगों को फोर्सफुली सही, अगर इसकी उपलब्धता ही नहीं थी तो हम सबका फोर्सफुल रिहैबिलिटेशन हो रहा था जी। और सबका दिमाग इस समय एक ही चीज पे था कि कैसे इस महामारी से बचें, जान बचाना कैसे है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, कैसे हम घर में रहें, हाथ धोएं, बाहर ना जाएं, जी। दोस्ती यारी में ना बैठें। और इस सब के बीच में मुझे लगता है कि आज के डिसीजन से जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले हैं और जो सब काम हम 40-50 दिन से करते आए हैं उसकी जो धज्जियां उड़ी हैं, जी। इसमें और जिस हिसाब से पिछले 15 दिनों में हमारे पॉजिटिव केसेस 10 से बढ़कर के 20 से 25 से 40, आज करीब 43,000 के ऊपर हो गए हैं। जी। अपवर्ड ट्रेंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पूरे देश में बीमारी पिछले 10 दिनों में 2.5 गुना बढ़ गई है। तो इस समय मुझे लगता है कि हम सबको धैर्य और संयम बरतना चाहिए था। ठीक, आएंगे आपके बात में। राजीव द्विवेदी जी, आपने बहुत आसानी से कह दिया कि शराब की दुकान खुल गई है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। आप सूरत की उस भीड़ के लिए क्या कहेंगे जहां तमाम श्रमिक बाहर निकल आए और उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी पुलिस पर और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैं कोई भी अच्छी बात भी कहूंगा या अच्छे विचार भी रखूंगा तो मुझको यही देखा जाएगा कि मैं विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं और विपक्ष का काम होता है सरकार की आलोचना और उनकी कमियों को निकालना। आप देखिए, लॉकडाउन शुरू जब हुआ था, मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, उस समय इनके पास भाई, विपक्ष का काम हमेशा आलोचना करना नहीं होता है जी, थोड़ा सकारात्मक सोच के साथ आगे भी आना पड़ता है। देखिए, विपक्ष कोई भी अभी सुझाव दिया था सोनिया गांधी जी ने, तो उस पे पिछली डिबेट में तमाम लोगों ने क्वेश्चन खड़े किए थे कि वो मीडिया को बंद कर रहे हैं। खैर, उन सब बातों पे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन हम लोग सुझाव दें या कोई अच्छी बात भी कहें तो सत्ता पक्ष को यही लगता है कि हम उनकी कमी निकाल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से कम आप सुझाव नहीं देते ना, आप सीधे आरोप लगाते हैं। आप सुझाव दीजिए ना जी। आपको एक वाकया याद दिला दे, 1971 का जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ कर दिया था कि इस समय कोई नेता देश में नहीं है, सिर्फ एक नेता है और वो है इंदिरा गांधी। देखिए प्रदीप जी, जो बात आप कर रहे हैं, आज उस विचारधारा की राजनीति के लोग नहीं हैं। आज देश की राजनीति में ना इंदिरा जी हैं और ना अटल जी हैं। और अटल मतलब जी क्या और आपने इंदिरा अपनी जी- विचारधारा पूरी खो दी है? नहीं, मैंने क्या विचारधारा खो दी है? हमसे भी तमाम सीनियर और वरिष्ठ नेता पड़े हैं, हम तो बहुत ही जूनियर नेता की श्रेणी में आते हैं। आप पहले उनको देखिए कि उन लोगों की विचारधारा उन्होंने खोई है। हम लोग तो अपने वरिष्ठ नेताओं से सीखते हैं, चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो। मैं तो हमेशा जो भी जिस दल का वरिष्ठ नेता है, मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों का तो नंबर अभी बहुत बाद में है। हमारे जो सत्ता पक्ष के केंद्र में बैठे हुए राजीव सांसद, द्विवेदी विधायक जी, और- जी जी दिल्ली में जो जाम की स्थिति हुई, लोग निकल आए, उसको लेकर के क्या कहेंगे जबकि पूरा दिल्ली रेड जोन में है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी का इस समय मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से लोग निकले दिल्ली के अंदर, और इससे पहले आपने सूरत का क्वेश्चन उठाया था, ये सब इनके फेलियर हैं। इनका कोई भी, इनकी जितनी भी पॉलिसी है, जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, इन्होंने बाद में वही ट्रेन चलाई। अगर ये पहले ट्रेन चला देते और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को यही तो घरों से दिक्कत है ना, रवाना कर देते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं आते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष की भूमिका निभाइए, लेकिन देश जब महामारी से गुजर रहा हो तो सकारात्मक सोच के साथ आगे आइए। नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आए, तभी हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने कहा है कि सरकार अगर किराया नहीं देगी तो हम देंगे।
क्योंकि सरकार के पास गरीबों को किराया देने के लिए पैसे नहीं है ट्रेन का, लेकिन बाहर अमीरों को लाने के लिए फ्लाइट का किराया जरूर फ्री में सरकार कर रही है। तो आप यहीं से देख लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट कितना फिर आप राजनीति कर रहे हैं और आप कहेंगे कि आपकी बात सुनी नहीं जाती है। देखिए, मैं राजनीति ये एक्चुअल में दिक्कत ये कि 1885 में कांग्रेस बनी थी, तो राजनीति आपके पूरे धमनी में है, वो उससे आप निकल नहीं पा रहे। आएंगे दोबारा से आपके पास में। मोहम्मद इमरान जी, सवाल आपसे भी वही है मेरा, जो तमाम दूसरे प्रदेशों में जाम भीड़ लगी जी, मोहम्मद इमरान जी, जो दूसरे प्रदेशों में लगा इतनी भीड़ लगी, लोग निकल आए, जाम की स्थिति हो गई, गाड़ियों से लोग निकल आए, दिल्ली में जाम हो गया, क्या कहेंगे इसको लेकर के? प्रदीप जी, ऐसा है कि अभी हमने अपने राजीव भाई की भी बात सुनी और सबकी सुनी। तो आप जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 22 मार्च के बाद से, तो मैंने आपके चैनल से ही एक बात हमने कही थी कि हमें भले ही सरकार से बहुत शिकायतें, लेकिन जो समय है उस वक्त हम सरकार का साथ दे रहे हैं और सरकार जो भी कहेगी वो हम करेंगे। हमें बहुत शिकायतें रही सरकार से, लेकिन हम सरकार का साथ देने के लिए कह रहे थे। ये हमने आपके चैनल से पहले ही दिन कह दी थी, और हमारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी बराबर साथ दे रहे, सभी विपक्ष के लोग साथ दे रहे, लेकिन सरकार हर तरह से फेल रही है। आपको बताएं, कोई आदमी भागना नहीं चाहता है, कोई भी लेबर मजदूर जो भी बाहर कैसे साथ दे रहे? सकारात्मक सोच के साथ नहीं आगे आ रहे ना हम लोग। प्रदीप जी, आप ये बताइए, जो भी लेबर मजदूर हैं वहाँ पे, अगर उनको 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी तो कोई भागेगा नहीं। भूख से मरे जा रहे हैं, तभी तो भाग रहे हैं वो घर की तरफ। चलो घर जाएंगे, अपनी चटनी रोटी खाएंगे। देश की 130 करोड़ की जनता है सिर्फ जी, तो पूरे देश के लोगों का ये काम है कि वो सबको कुछ ना कुछ करे, कुछ हाथ बटाए। हम लोग क्या सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे पूरा? प्रदीप जी, हम लोग बराबर कर रहे हैं। आपको बता दें, हाईवे पे भी जितने भी मिलेंगे आपकी आवाज इमरान जी हमारे पास ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से आपको जोड़ेंगे, दोबारा से आपके पास में आएंगे, लेकिन इससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मामला सिर्फ शराब की दुकान को खोलने का ही नहीं था, बल्कि तमाम अन्य कारण भी थे जिसकी वजह से भीड़ बाहर निकल आई। लोगों को लगा जैसे कोई पर्व मना रहे हैं और उन्होंने कोई कोरोना की जंग जीत ली है। लेकिन हम आपको बता दें कि देश के तमाम विकसित देश ये कह रहे हैं, और WHO ने भी कह दिया कि हमने अभी कोई जंग नहीं जीती है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगी तब तक हम इस जंग को कतई जीत नहीं पाएंगे। लेकिन हम उत्सव मनाने के मूड में आ गए हैं, पर्व मनाने के मूड में आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट,
आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। देवभूमि के कण कण की सभ्य जनतंत्र के हर शहर की वादियों और पर्वतों के गांव से मेरे उत्तराखंड में पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ बाहर निकल आई है, अचानक से जैसे लगता है कि पर्व कोई आ गया है, कोई लॉकडाउन का पर्व मनाने निकल आए हैं, जैसे हमने कोई जंग जीत ली है, वो मुश्किलों में डाल सकती है देश को। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रामनिवास जी का रुख करेंगे। रामनिवास जी, जिस तरह से पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में ये दिखाई दी, भीड़ दिखाई दी, क्या लगता है ये बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है? नहीं, निश्चित रूप से अगर इस तरह से भीड़ बाहर निकलेगी तो एक नई समस्या खड़ी होगी। जिस तरह 3 लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ कंडीशनों पर कुछ छूट दी और प्रदेश पर छोड़ा कि प्रदेश सरकारें अपने अनुसार उसको जो है फॉलो करें। उनको लगता है कि छूट देना है तो दें, अगर नहीं लगता तो छूट न दें। तो ये है कि थोड़ा प्रयास सरकार ने किया छूट देने का, और छूट का जिस तरह लोगों ने दुरुपयोग करने का प्रयास किया है और कर रहे हैं, तो हमको लगता नहीं है कि सरकार आगे छूट देने का ऐसा कोई प्रयत्न करेगी, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से संक्रमण देश से फैल रहा है बिल्कुल, और लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, तो सरकार तो जो काम कर रही कर ही रही। संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। पूरी दुनिया में भारत सरकार की रामनिवास हो रही है। संक्रमित लोगों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। जी जी, और 1300 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा चुके हैं। पूरी दुनिया में भारत सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन भारत सरकार की तारीफ तभी तक उचित रहेगी या संभव है जब तक जनता नहीं समझेगी। अगर जनता लॉकडाउन का उल्लंघन करेगी,
तो सरकार कितना कंट्रोल करेगी। भाई सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया और जिस तरह लोग दारू के लिए सड़कों पर आ गए, तो निश्चित रूप से ये सोचने का विषय है। और सरकार जो भी कोई एक कमी कहीं कुछ रही है और जिस तरह लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, सरकार उस पर सख्ती से सबको लॉकडाउन का पालन कराएगी। और सरकार के साथ साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि जिस तरह दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, भारत उससे बचा हुआ है और पूरी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है कि यहाँ की सरकार और यहाँ के सारे लोग जिस तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हमको आगे भी पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लड़ाई लंबी चलनी है और हमको इसी के अनुसार कोरोना लेके चलते रहना है। और जब तक इसकी वैक्सीन, इसके बचाव, इसका जो है जो भी इसकी है उस ठीक तरीके से करना है। और निश्चित रूप से जो सरकार गाइडलाइन है, लॉकडाउन का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है, इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, पूरे विश्व में 2.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 35 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। हमारे देश में भी आंकड़ा कम नहीं हो रहा है और लगातार इसमें इजाफा ही हो रहा है। क्या लगता है, बहुत ही चिंता का सबब है ये? देखिए प्रदीप जी, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। आप लगातार जो ये डिबेट कर रहे हैं, ये चिंता का विषय के लिए ही डिबेट कर रहे हैं। हम किसी की आलोचना करने नहीं बैठे हैं यहाँ केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। राज्य सरकार ने अच्छे भी काम किए हैं, केंद्र सरकार ने अच्छे भी काम किए हैं और आज भारत की जो प्रशंसा हो रही है, हमें प्रशंसा के अलावा हमें ये देखना होगा कि हमारी जो स्वास्थ्य की जो आवश्यक सेवाएं हैं वो हमने कितनी डेवलप की हैं इन 40 दिनों के अंदर। देखिए भारत स्वास्थ्य के मामले में बहुत नीचे पायदान पे है और जितनी ये आप जो बता रहे हैं 2.5 लाख मौतें हुई हैं पूरे दुनिया के अंदर, और उसमें अमेरिका तबाह हो गया, न्यूयॉर्क में तो एक दिन में 4-4, 5-5 हजार डेथें हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि वो हेल्थ सिस्टम में हमसे बहुत मजबूत है, नंबर 1 पर है, नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर है और हम अभी कहीं नहीं है प्रदीप जी, अभी हम कहीं नहीं है। देखिए 40,000 का आंकड़ा ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा और कितनी जल्दी होगा, इसके अभी लोगों ने इसकी भयावह स्थिति के बारे में चिंता सोचा नहीं होगा। आज जो सड़कों पे निकले हैं, देखिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मजदूर जो काम पे निकला है, आप दिल्ली के अंदर जिस तरीके हमारे अंदर क्या है कि आपाधापी बहुत है, हम लोग बहुत जल्दी उतावलेपन में आ जाते हैं। आज जो शराब की दुकानों में हुआ है, उनको लग रहा था जैसे आज शाम के बाद शराब की दुकान खुलेगी नहीं, 5-5, 10-10 बोतलें लेके रख लीजिए। इसी तरीके से जब लॉकडाउन लगाया गया था, लोगों ने घरों में राशन इकट्ठा कर दिया था, लोग निकल पड़े थे सड़कों के अंदर। अरे भाई आप देखिए, फिर मैं एक बात कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा, हम लोग बहुत बड़ा 132 करोड़ का भारत है, हम ठीक है हर व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार हो क्या राज्य सरकार हो, लेकिन हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग हमें स्वयं पालन करना होगा। कहीं लोग कर रहे थे और लोग नहीं कर रहे थे। आज तो सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले भी लोग अधिकतर नहीं पहुंचे। कहीं कहीं तो लॉकडाउन ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन बहुत सख्ती से पालन कराया जा रहा है और कहीं कहीं दिल्ली की आप देख लीजिए तस्वीर, दिल्ली में धज्जियां उड़ गई पूरी। केंद्र सरकार जाती, अब वो केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं, केंद्र सरकार केजरीवाल को दोष दे रहे हैं। सवाल आज एक दूसरे को दोष देने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जान को बचाने के चक्कर में हम जान तो नहीं गंवाएंगे ना, हमें जाने बचानी है। आज ये डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है वो जान बचाने का है। हमें जान तो हमारा बच जाएगा, जब जान बचेगी जहान ही बच जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि आज के एक पहला दिन हो गया है एग्जिट प्लान का। आज केंद्र सरकार को कल या परसों तक रिव्यू करना चाहिए कि हमें कौन सी दुकानें बंद करनी है, शराब बंद करनी है या हमें क्या और एसेंशियल सर्विसेज खोलनी है। एसेंशियल सर्विस में शराब नहीं आती है, शराब को तो हम अलग कर दें बिल्कुल। मंदिर के कपाट हम खोल नहीं पा रहे हैं, भगवान की पूजा हो नहीं रही है, आज सुबह से वो मंत्रालय का पूजा करने लोग जा रहे हैं। तो हमें एग्जिट प्लान पे पुनः विचार करना होगा और ये देखना होगा कि हमें और भी क्या रियायतें देनी है और देने के साथ साथ हमें अपनी जो सिस्टम है उसको किस तरीके से। एसडीएम जाता, शराब की दुकानें खुली थी, वहां एसडीएम क्या कर रहा था वहां पे? क्या पुलिस की जिम्मेदारी है, क्या रैपिड एक्शन फोर्स की जिम्मेदारी है? बात है कि पुलिस जाए कहां नहीं, और पुलिस राशन की दुकान पे जाए, एक बात है, सब्जी मंडी में जाए, पुलिस गाड़ियों को रोकने के लिए जाए। आबकारी आयुक्त तो प्रमुख सचिव आबकारी एक दुकान पे जाके फोटो खिंचवा के आ गए। अरे भाई यहाँ पे कोई आखिर कौन से निक्कर का इतने बड़े माफियाओं का प्रभाव था जो आज निक्कर की दुकानें खोलनी पड़ी? पहले दिन नहीं खोलनी चाहिए थी। हमें अभी मेडिकल स्टोर्स हमें अपनी चीजें खोलनी चाहिए। बात आपकी ठीक है, लेकिन खाली शराब की दुकान से भीड़ नहीं निकली,
बस ये तो और भी कामों पे बिल्कुल, निकली, मजदूर बिल्कुल। निकल पड़े जी। मजदूर निकल पड़े। प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं, जो श्रमिक ट्रेनें आ रही हैं, हाँ। श्रमिक ट्रेनें जहां उतर रहे हैं, जहां मेन स्टेशन है, वहां के बाद लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी बसें लगी हुई हैं। दूसरे जिले पे लोगों ने जाने से मजदूरों को मना कर दिया। बहुत से मजदूर जो है वहां बैठ गए। और आपने दृश्य देखे होंगे, तस्वीर बोलती है कि लोग पानी से नदियों में तैर के जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये बहुत ही भयावह है और आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं है और भी खराब हो सकता है। हमें ये सोच के सड़कों पे निकलना होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला का रुख करेंगे। डॉक्टर अभिषेक जी, क्या हम जान बचाने के चक्कर में कहीं जान के लाले तो नहीं पड़ जाएंगे? देखिए, एक चीज़ होती है जिसको मेडिसिन में एज डॉक्टर मैं कहता हूँ, जिसको स्टेज ऑफ इमोशनल ब्रेकडाउन या इस तरीके की सिचुएशन कहते हैं कि बहुत दिनों से सब बंद था, घर से नहीं निकल पा रहे थे, तो एकदम से ऐलान हुआ कि साहब आज पार्शल लॉकडाउन खुलेगा या आज कुछ शराब की दुकानें खुल जाएंगी या कुछ और सेवाएं खुल जाएंगी। तो जब आधिकारिक तौर पे लोगों को ये पता हुआ कि भाई दुकानें खुल रही हैं, तो इसीलिए खुल रहे हैं कि परचेजर्स वहाँ से आके सामान लें। तो इफेक्टिवली अगर इसको आप कनेक्ट कीजिए तो लॉकडाउन होने के बाद भी शराब की दुकानें, एसेंशियल सर्विसेज ना होने पर भी लोग घर से निकलेंगे, तभी बिका होगा। बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके का जो मैसेज जा रहा है, इस तरीके का मैसेज इसलिए गलत है क्योंकि हम लोगों को फिर हम किसको रोकेंगे और किसको नहीं रोकेंगे। रखा, हमने संयम नहीं रखा, हमने सारी सीमाएं देखिए संयम ना रखने की बात नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि हमने खोल दिया है तो फिर इसमें जो पब्लिक है उसकी कहाँ गलती? बिल्कुल। अगर आपने मंदिर खोल दिया आज, तो आदमी मंगल है, हनुमान जी को दर्शन करने गया, तो फिर इसमें मुझे नहीं लगता कि श्रद्धालु की गलती आप साबित कर पाए। आज पहले दिन मंदिर खुलने चाहिए थे। हाँ। जी चलिए, मैं आपसे एक दूसरी बात कर रहा हूँ कि केंद्र ने जहां जहां रेड जोन है, जहां समस्याएं ज्यादा है, 20 जिलों में अपनी टीम भेज दी है। क्या लगता है कि यह भी एक परिणाम का ही कारण है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको ये घातक परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे? केंद्र अपनी टीम भेज करके वहां कड़ाई से पालन करवाएगा, ये एक अच्छा कदम है। देखिए, जो भी ये टीम्स आती हैं, केंद्र की हो या कहीं की भी हो, ग्रासरूट लेवल पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में या 2 घंटे की बैठक में मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत प्रॉपरली समझी जा सकती हैं। जैसे मेरे साथ बैठे लोगों ने बताया कि इस समय जो सबसे बड़ी नेसेसिटी हमारी थी वो थी कि हम मैक्सिमम लोगों को चयनित करके उनकी जांचें कर सकें और जल्दी से जल्दी जांचों का रिजल्ट आ सके। आज भी लखनऊ जैसे शहर में कोविड की जांच का रिजल्ट आने में 3 दिन लग रहा है। अर्थात जिसका सैंपल आपने आज लिया, आज 100 सैंपल लिए, अगर उन 100 सैंपल्स में से 10 लोग भी पॉजिटिव हैं तो अगले 3 दिन तक वो कैरियर हो सकते हैं और रोग को फैला सकते हैं। तो अगर हम अपनी सारी एनर्जी इस समय इन्हीं चीजों पे लगाएं। केंद्रीय टीम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैं केंद्रीय टीम की बात कर रहा हूं, केंद्रीय टीम बाकायदा उन जिलों में रह करके मॉनिटर करेगी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के लोगों से कोऑर्डिनेट करके पूरी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करेगी। क्या नहीं, देखिए ये तो एक अच्छी पहल है यदि वो करती है, पर मैं फिर से आपको वही बताना चाहूंगा कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये है कि अगर कोई सीनियर लेवल का आदमी आता है जो चीफ सेक्रेटरी लेवल या किसी भी लेवल का हो, बड़े शहर से या दिल्ली से आएगा, वो ग्रास रूट लेवल पे तो डिपेंडेंट वहाँ के ही लोगों के ऊपर होगा, चाहे वो डीएम महोदय हों, एसडीएम महोदय हों या बाकी लोग हों। तो मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे, अपने सुझाव देंगे, पर ग्रास रूट लेवल पर लड़ना तो उन्हीं लोगों को है जो मौके पे मौजूद उन्हीं को पड़ेगा, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस से वहां की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं। आएंगे आपके पास में। राजीव द्विवेदी का रुख करेंगे। राजीव द्विवेदी जी, साफ संकेत है कि अगर जिले नहीं सुधरे, रेड जोन से नहीं निकले, तो केंद्रीय टीम आकर के वहां पर व्यवस्थाओं को सुधारने में लग जाएंगी। हेलो, देखिए प्रदीप जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर रेड जोन में हालात नहीं सुधरे तो जो केंद्र की टीम आएगी तो उसकी वो डिपेंड करेगा कि उसकी पॉलिसी क्या है, उनके पास रोड मैप क्या है रेड जोन को ग्रीन जोन से बदलने का। अगर उनके पास कोई बहुत बढ़िया योजना होगी, वो बहुत अच्छा प्लान लेके आएंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं सारे नागरिकों को जरूरत का सामान भी मिल रहा है। उसमें सारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है।
जी राजीव द्विवेदी जी, उसमें देश के जो चुनिंदा इंस्टीट्यूट हैं, जो चुनिंदा मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स जैसे, और वहाँ के चुनिंदा डॉक्टरों की एक टीम भी साथ में जाती है। चुनिंदा डॉक्टरों की टीम आएगी तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देश के अंदर इतने राज्य हैं और इतने स्टेट हैं, और उन स्टेटों में काफी सिटीज में रेड जोन अभी बना हुआ है, तो कितनी टीमें बनाई जाएंगी? क्या हमारे पास इतने सारे डॉक्टर हैं जो पूरे इंडिया में रेड जोन में जाके काम कर सकें? हमें उन लोगों को पे, उनकी टीम पे ये देखना होगा कि जो लोग आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने कैपेबल हैं, उनका क्या मतलब जो टीम को इनिशिएट कर रहे हैं उनके डॉक्टरों का एक्सपीरियंस क्या है? क्या भारत सरकार के पास इतनी ज्यादा संख्या में इतने डॉक्टर अरे मैंने आपको, राजीव जी, मैंने आपको बताया, जब मैं चुनिंदा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब उसकी सीरियस, उसकी गंभीरता को समझिए। देश के जो सबसे बड़े संस्थान हैं, उनके जो एक्सपर्ट हैं, वो उनकी टीम बनाई जा रही है और वो उन जिलों में जा रहे हैं। की बात समझ रहा हूं, लेकिन हमारे रेड जोन एरियाज हैं, उनकी भी संख्या कम नहीं है, और डे बाय डे आप खुद देख रहे हैं कि रेड जोन के जो एरियाज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। कानपुर में 1 या 2 मामलों से शुरुआत हुई थी और आज हम कहां पे खड़े हैं? देश के अंदर 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो टीमें हैं, जो हमारे रेड जोन एरियाज हैं, वो टीमें उतनी ज्यादा हैं सरकार के पास कि नहीं है। मैं स्वागत करूंगा अगर सरकार इस टाइप का कोई भी काम कर रही है, कोई टीम बना रही है, कोई अच्छा काम कर रही है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, और हम लोग मिल के आगे बढ़ के काम करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी पहल है कि जहाँ पे ज्यादा क्राइसिस है, कोरोना के जहाँ ज्यादा मामले हैं, ये अच्छी बात है कि कम से कम आप सपोर्ट कर रहे हैं कि ये अच्छी पहल है। वरना तो राजनीति इसमें भी शुरू हो जाती कि राज्य सरकारें कहती कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। ये भी बड़ी मुश्किल बात है। आएंगे आपके पास। सरकारों का, राज्य सरकारें इस कोरोना महामारी से खुद पीड़ित हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, चाहे पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो, या राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार हो, या आप भाजपा के शासित सरकार। अरे भाई, पश्चिम बंगाल में जब टीम भेजी गई थी तो वहां ममता बनर्जी ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जी, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी भयंकर रूप धारण करे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते हैं, और आपने देखा होगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने, इसके पहले जब केंद्र की टीम गई थी डॉक्टरों की, तो वेस्ट बंगाल में हाहाकार मच गया था। जी, देखिए, आपकी बात जहां तक है ठीक है, लोग नहीं समझ पाए होंगे। शुरुआत की बात है, इनिशियल स्टेज पे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस समय की बात आप बता रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने इसकी गहराई को समझा, गंभीरता को समझा, पूरे वर्ल्ड में एक बल्क में जब लोगों की मौतें चालू हुई, लोगों को लगा कि नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं गंभीरता को समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे गंभीरता को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और इसमें कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और दलगत आएंगे आपके पास। ठीक है, को हटा के, ठीक है राजीव, दलगत राजनीति को हटा के हम लोगों को कोरोना को मात देनी है और देश को आगे बढ़ना है। हाँ, इस वक्त की मांग रही है कि इस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठा जाए। मोहम्मद इमरान जी, इस समय वक्त की मांग है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम किया जाए। प्रदीप जी, ऐसा है, ये राजनीति का समय नहीं है। राजनीति हम 2-3 महीने बाद कर लेंगे, जब कोरोना पे जंग जीत जाएंगे तो हम राजनीति उसके बाद कर लेंगे। लेकिन ये जो वक्त है, आपको बताएं कि इसमें जो ये सरकार है, में जो सरकार से उम्मीदें थी, उस पर सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। पहली बात तो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात जो ये अभी आप हमारे राजीव जी बता रहे थे, जो केंद्र सरकार में जो प्रमुख टीम सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, तमाम सरकारें खरी नहीं उतरी हैं। आप आंध्र प्रदेश की बात करें, आप दूसरे प्रदेशों की, दिल्ली की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ पर आपके सहयोग से सरकार चल रही है। केजरीवाल की सरकार खरी उतरी और ना ही किसी राज्य की सरकार। हम आपको सच्चाई ये बताते हैं। देखिए, जो आदमी हमारे देश में, जो गरीब इंसान, और महाराष्ट्र के बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात देखिए, मेरी बात आप मेरी सुन लीजिए। जो आदमी गरीब आदमी भूख से मर रहा है, हम पहले महाराष्ट्र के विषय में क्या कहेंगे आप भाई? देखिए, महाराष्ट्र में हम कह तो रहे हैं कि देखिए, वहां से निकल के 1400 किलोमीटर दूर लोग अपने घरों में पहुंच रहे हैं। खरी नहीं उतरी है। सरकार ने कड़ाई से कहीं पालन नहीं कराया है।
पहली बात तो आपको बता दें, ना ही तो मजदूर, देखिए मजबूरी में मजदूर बाहर निकल रहा है, अगर उसको खाना मिलता रहा, इससे पहले हमने अपनी बात रखी थी तो आपने बात हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी आप तक। हम आपको बता रहे कोई इंसान, कोई भी मजदूर खुशी खुशी नहीं बाहर निकलना चाहता है, वो नहीं बीमार होना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मुझे हमें कोरोना हो जाए, वो घर में रहना चाहता है। आपको जिस तरह से कारों का तांता लगा, नहीं मिल रहा है, क्या लगा वो खुशी मनाने के निकले थे, उनको कोई मजबूरी थी कारें लेकर के निकलने की थी? आप ये बताइए घर कैसे जाएगा जब नहीं कार लेकर जो निकले थे उनको क्या कहेंगे? क्या वो भूखों मर रहे थे? भूखे मर रहे हैं तमाम लोग। मोहम्मद इमरान जी, कोई रिकॉर्ड मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कितना लोग, कितने सवाल फिर आपसे पूछ रहा हूँ, जो लोग कार लेकर के बाहर निकले थे, क्या वो भूखे मर रहे थे? तमाम भूखे मर गए भाई। आपके पास कितने, प्रदीप जी हम बता रहे हैं, आपका रिकॉर्ड है कितने गरीब आदमी भूखे मर गए, कितने भूखे मर गए? कोई रिकॉर्ड नहीं किसी के पास कितना आप फिर आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे, या सुन करके अनसुना कर रहे हैं। आपके पास दोबारा से आएंगे, ठीक है रामनिवास जी, ठीक है रामनिवास जी, ये जो मुश्किल है, जिस तरह से केंद्र अपनी टीम भेज रहा है, एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम भेज रहा है, लगता है कि ये सीधा संकेत है कि अगर वो जिले नहीं सुधरे जहां जो रेड जोन में है, तो इस तरह से केंद्रीय टीम भेज करके पूरा मॉनिटर किया जाएगा और कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। नहीं प्रदीप जी, निश्चित रूप से केंद्र सरकार बिल्कुल मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग पूरा मुस्तैद है। जहां कहीं पर भी ज़्यादा समस्याएं आ रही, ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, वहां केंद्र की टीम वो टीम है जो चुनिंदा डॉक्टर हैं देश के, वो सब लोग मिलके वहाँ के सिचुएशन देख के कैसे उसका निस्तारण किया जाए वो सब करेंगे। और अभी जैसे सपा के मेरे मित्र, कांग्रेस के मेरे मित्र, ये लोग तो खाली वो लालटेन लेके खोज रहे कोई कमी निकले केंद्र सरकार की, जबकि आप देख रहे पूरी दुनिया में मोदी जी की तारीफ हो रही है, भारत सरकार की तारीफ हो रही है और यहाँ की जनता की तारीफ हो रही है। लेकिन ये लोग राजनीति करने के चक्कर में सही बात को भी सही बात नहीं कहते हैं, और जिस तरह से जगह जगह आज भीड़ निकली, मुझे लगता है कोई साजिश है इन लोगों की, जानबूझ के लॉकडाउन को व्यवधान डालने के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे लॉकडाउन लागू हुआ, सारे लोगों ने कहा बिना किसी प्लान के हो गया, और सब मजदूर बाहर हैं। आज जब हमारी सरकार सबको सुरक्षित लाने का काम कर रही है, जी जी प्रदीप जी, जब हमारी सरकार सबको सुरक्षित लाने का प्रयास कर रही है, सबको पहुंचाने का काम कर रही है, नहीं मैंने कहा ना कि इसमें साजिश हो सकती है जी, कि आदमी कह रहा है कि लेबर भूखों मर रहे हैं और सुबह 3-3 किलोमीटर लाइन लगी दारू की दुकानों पे, तो ये भी साजिश जांच का विषय है। और जिस तरह समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के मेरे मित्र, इनसे पूछा जाए कि इस 40 दिन के लॉकडाउन में एक पैसे का योगदान बताइए कि जनहित में क्या किया, किस गरीब मजदूर की भला किया, किसको पैसा, किसको खाना दिया, नहीं बता पाएंगे। लेकिन सरकार की कमी, डॉक्टरों की कमी, प्रशासन की कमी, ये खोजते रहते हैं। और इनके सारे नेता सिर्फ ट्विटर पर दिखते हैं, इनका कोई नेता न फील्ड पे दिखता है, उन्हें जनता के बीच दिखता है। जानकारी नहीं है, अब ट्विटर पे या टीवी पे नहीं सोनिया जी लिख देंगी, ट्विटर पे अखिलेश जी लिख देंगे, ट्विटर प्रियंका जी लिख देंगी, और वही सारा ये लोग फॉलो करने लगते हैं। इधर सुनिए, हमारे राहुल गांधी जी ने अमेठी में 20 ट्रक अगर देश रहेगा, जनता रहेगी, सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हम सब आप राजनीति कर सकते हैं। कमी निकालना आसान है, लेकिन अच्छा काम करना मुश्किल काम है, जो आप नहीं कर रहे हैं। जो थानों में आप राजनीति कर रहे हैं, कम से कम जिस सरकार को, जिस नेता को पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि वो राशन कहाँ गया, कि केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया, भारत सरकार ने अच्छा काम किया, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, उस तारीफ को सुन के आप आलोचना कर रहे हैं। कहीं पर कोई सुझाव है, आपको लगता है यहाँ कमी रहेगी, आप सुझाव देने का काम करिए, खाली कमी निकालने का काम करते हैं। ठीक है भाई, आ रहा राजीव जी आएंगे आपका बाद, प्रभात जी का रुक कर। प्रभात जी, जिस तरह केंद्र की टीमें आ रही है, 20 राज्यों, 20 रेड जोन में टीम भेजा है, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया केंद्रीय टीम पे। सवाल यह है कि ये जो वैश्विक महामारी है, इसमें सबसे बड़ा गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, ये दो लोगों का बहुत बड़ा एक तालमेल होना चाहिए आपस में। गृह मंत्रालय इंप्लीमेंट करवाना फोर्सेस के द्वारा, और स्वास्थ्य विभाग का जितना भी पूरा, अब ICMR की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो बता देते हैं हमने इतनी ये किया, हमने ये किया, वो किया। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज ये है। देखिए कई बार सवाल उठे, जो चिंता सवाल
उठते हैं वो चिंता के लिए उठते हैं। सवाल आलोचना के लिए हम ये वैश्विक महामारी में उठाए जा रहे हैं। तो अब ये जो एग्जिट प्लान का पहला दिन आज हुआ, अब केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्रालय को मिलके, देखिए रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में बहुत अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। रेड जोन में कहीं कहीं रिलैक्स है आपका लॉकडाउन, और ग्रीन जोन में कहीं कहीं मतलब जो है लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। हम उन्नाव की बात कर रहे हैं, ऑरेंज जोन में उन्नाव है, वहां एक भी गली की दुकान आपको नहीं खुली मिलेंगी। लखनऊ में देख लीजिए, कुछ दुकानें खुली मिलेंगी। तो जो तालमेल एक स्वास्थ्य विभाग का और गृह मंत्रालय का है, हम राज्यों में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो चाहे राज्य हो, जो जिन सत्ताधारी पार्टी डबल इंजन की सरकार है वो तो खामोश है, लेकिन जो और चाहे महाराष्ट्र में कोरोना का पूरा हब बना हुआ है और लोग नहीं बोल रहे हैं। तो सवाल यह है कि आज हमें चिंता करनी है जान बचाने की, जो आप भी व्यक्त कर रहे हैं। तो हमारी टीमों को, जो केंद्रीय टीमें हैं, वो केंद्रीय टीमें जो हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसमें समीक्षा करे। लॉकडाउन के पहले दिन क्या कमियां रही, क्या हमारी जो है कमियां और हम सुधार कर सकते हैं, उसमें विचार विमर्श करें। ठीक है डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, समय हमारे पर कम है, आप चलते चलते क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, और जो आज पहला दिन था लॉकडाउन पार्ट 3 का, और प्रभात जी कह रहे हैं कि ये एग्जिट प्लान का पहला दिन था, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सबको संदेश यही है कि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी पीक तक भी नहीं पहुंची है। अभी ये तकलीफ, ये बीमारी, ये वायरस से होने वाली समस्याएं आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं, और कोई भी आदमी इसकी चपेट में आ सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। तो अगर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा लूज छोड़ दिया अपने आप को, और जो बंदिशें हमारे ऊपर लगी थी, अगर हमने उनका अच्छी तरीके से, सख्ती से, कड़ाई से पालन नहीं किया, तो इसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे, वो हो सकता है कि भाई जो यंगर एज ग्रुप के लोग हैं उनमें उतने ना दिखें, पर उनके पेरेंट्स, उनके बुजुर्गवार, ऐसे लोग जिनके स्वास्थ्य की स्थितियां ठीक नहीं हैं, उन लोगों में इसके दुष्परिणाम जरूर होंगे। और इसके कई ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे शहर में पिछले विगत एक हफ्ते में आए हैं, जिसमें कई अच्छे ऐसे लोगों के घरों में लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जहां पे कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई तबलीगी जमात वाली बात नहीं, कोई ट्रेवल की हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तय बात है कि लो इम्यूनिटी के लोग में ये इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। तो जो चिंता हम जाहिर कर रहे हैं, वो चिंता करीब करीब हमारे साथ में जुड़े पैनल के सभी लोग जाहिर कर रहे हैं कि हमने जो 40 दिन में कमाया था, अगर हम उसको बचा के नहीं रख पाए, हम उसको संजो के नहीं रख पाए, तो ये हम पूरा गवा देंगे और हम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम जहान के साथ साथ में जान भी गवा देंगे। इसीलिए केंद्र की 20 जिलों में टीमें भी रवाना कर दी गई हैं, जिससे कि रेड जोन में लोगों को बचाया जा सके। और हम जनता से भी ये अपील करेंगे कि अभी इतना उतावलापन मत दिखाए, नहीं तो हमें जान के साथ साथ में जहान को भी खोना पड़ेगा और बहुत मुश्किलों में हम पड़ जाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले।